और कोरोना का ये कहर कब तक रहेगा और वायरस के जो नए स्ट्रेन पाए गए हैं वो कितने खतरनाक हैं, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजय राय जो कि प्रोफेसर हैं एम्स में, वो जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गौरी अग्रवाल जीन स्ट्रिंग डायग्नोस्टिक हैं और मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमें संवाददाता हैं, वो जुड़ रहे हैं। मैं रुख करना चाहूँगी डॉक्टर संजय राय, आपका सवाल सबके मन में यही है कि दूसरी लहर आ तो गई है, स्थिति विस्फोटक है, लेकिन क्या हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और कब तक आप ये मानते हैं कि इस पे हम काबू पा पाएंगे? देखिए, ये बताना तो बहुत ही मुश्किल है कि रियल कब तक हम इस पे कंट्रोल कर पाएंगे, बट जो आंकड़े हैं उनकी बेसिस पे कुछ संभावना व्यक्त की जा सकती है। अगर आप यूके में देखें जिस तरीके से आया, जो ये लहर थी जो जनवरी में वहाँ थी, ऑलमोस्ट पिछले लहर के 7 to 8 टाइम्स था। हमारी कंट्री में भी ऑलमोस्ट 2.5 गुने से ज़्यादा हम पहुँच चुके हैं, 3 गुने के आसपास, और कुछ स्टेट में तो बहुत ही भयावह स्थिति हो गई है। उसमें उत्तर प्रदेश उसी दिशा में बढ़ रहा है। दिल्ली हम भयावह स्थिति में ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं। देखिए, दिल्ली में कहीं पे बेड्स अवेलेबल नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी है। तो जैसे जैसे केसेस इस तरीके से बढ़ रहे हैं, ये प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन जितने केसेस बढ़ रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होता है कि वह जो है एक तरीके से इम्यूनिटी जो है, जितने दिन की भी इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी मिल रही है। अभी तक जो एविडेंसेस हैं कि नेचुरल इन्फेक्शन के बाद जो इम्यूनिटी मिल रही है वह एटलीस्ट 6 to 7 मंथ अभी तक रह रही है। सो लॉन्ग लास्टिंग है, माना जा सकता है, और उनकी जो है क्वालिटी भी अच्छी है। वैक्सीन से भी इम्यूनिटी मिल रही है, दोनों मिला के वैक्सीनेशन भी प्रोग्राम हमारा 13-14 करोड़ के आसपास चला गया। तो जल्दी ही आनी चाहिए। जितने अगर केसेज ऐसे ही बढ़ते रहे तो शायद अगले महीने में लास्ट तक जाते जाते जो है अपने आप उतार भी देखने को मिलेगा। इससे जो इम्यूनिटी जनरेट होगी, और साथ साथ में हम वैक्सीनेशन से ये कर रहे हैं, तो ये लग रहा है कि अगले महीने के लास्ट में जाके, क्योंकि हर जगह जो है ये एवरेज 2 मंथ तक रहा है जी, 1.5 से 2 यानी महीने मई के अंत तक हम उम्मीद करें कि ये जो ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है वो कुछ डाउन होगा। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया उत्तर प्रदेश के आंकड़ों का। हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 70% आबादी अगर संक्रमित हो जाए, लेकिन उस हर्ड इम्यूनिटी को पाने के लिए जो कीमत हिंदुस्तान इस समय अदा कर रहा है, हजारों में जिस तरह से लोगों की मौत हो रही है, वो बहुत ज्यादा है। आप जमीन पर क्या देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चुनौती है शोभना, क्योंकि भारत के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। भारत के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसकी अपनी चुनौतियां हैं, और ऐसे में अगर केसेस का ग्राफ इस तेजी से बढ़ता है तो निश्चित रूप से इसकी कीमत होगी। लेकिन इसीलिए तो सारी तैयारियां की जा रही थी, इसीलिए सारी बातें हो रही थी। लेकिन पिछले 1.5 साल के दौरान भी के बाद भी अगर इस तरीके की स्थितियां सामने आती हैं तो निश्चित रूप से व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल उठाती हैं ये सारी चीजें। लेकिन इसके बावजूद जो सवाल है उठ रहा है कि अगर इस तरीके से स्प्रेड हो रहा है तो निश्चित रूप से वायरस के वेरिएंट सामने आ रहे हैं। या आज हमने जब इंटरव्यू किया सीसीएमबी के डायरेक्टर का, तो उनका ये कहना था कि जो सेकंड वेरिएंट है, ये जो डबल वेरिएंट कहा जा रहा है, जो भारत का वेरिएंट कहा जा रहा है, ये जिस तरीके से सामने आया है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में इसके बहुत सारे केसेस सामने आए, और साथ ही ये बात भी सामने आई कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, यानी प्रिसाइसली 5 अक्टूबर को जब इसका पहला मामला सामने आया था, उसके बाद भी जिस तरीके से जीनोम सीक्वेंसिंग होनी चाहिए थी, जिस तरीके से प्रयास होने चाहिए थे, वो कहीं न कहीं नहीं हो पाए। ये सारी चीजें हमारी व्यवस्था के ऊपर भी सवाल उठाते हैं। बिल्कुल प्रणय, राय बहुत अनुभवी हैं। हाँ। जी, ये जो सवाल आप उठा रहे हैं, यही मैं डॉक्टर गौरी से पूछना चाहूंगी। डॉक्टर गौरी, आपने सवाल सुन लिया है या मैं प्रणय को कहूं कि वो एक बार फिर रिपीट करें अपना सवाल? जी, डॉक्टर गौरी अग्रवाल बोलिए। अभी जो न्यू वेरिएंट आया है जिसको डबल वेरिएंट बोल रहे हैं, वो डेफिनेटली मोर इन्फेक्शियस है, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे अराइज हो रही हैं। पब्लिक में बहुत पैनिक क्रिएट हुआ है, एंड उसका यही बेसिक पैनिक है बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स जिनको सिम्टम्स हैं उनको भी आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है। पैनिक ये क्रिएट हुआ है कि आरटीपीसीआर इस वायरस को उठा नहीं पा रहा है, बट ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ये न्यू वायरस सर्च आई थी इनिशियली,
तब उस वायरस का जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ था। उस जीनोम सीक्वेंसिंग के हिसाब से आरटीपीसीआर किट्स डेवलप हुई थी। बट जो आज वायरस है वो भी आरटीपीसीआर किट्स आराम से उठा पा रही हैं, दे आर गिविंग गुड रिजल्ट्स। अगर आरटीपीसीआर रिजल्ट नेगेटिव आता है और पेशेंट्स को सिम्टम्स नहीं है और या सिम्टम्स आते हैं, तो उसका प्रॉब्लम ये है कि या तो उसका ठीक से सैंपल नहीं लिया गया हो, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हुई हो, या फिर बहुत जल्दी टेस्ट किया हो जब वो इन्फेक्टिव ही नहीं हुआ है। ठीक है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि न्यू वायरस इज नॉट पिक्ड अप बाय आरटीपीसीआर। अच्छा, मैं आसान शब्दों में अपने दर्शकों को ये समझाना चाहूंगी। बहुत लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, लेकिन जब वो सीटी स्कैन के लिए जा रहे हैं तो लंग्स पर पैचेस आ रहे हैं। आप ये कह रही हैं कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट इस समय हिंदुस्तान में हो रहा है वो पूरी तरह सक्षम है और वो सही रिपोर्ट दे रहा है। जो गलतियां आ रही हैं वो शायद सैंपल ठीक से नहीं उठाया जा रहा है या ट्रैवल ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए हो रही है। या जो आरटीपीसीआर एक्चुअली प्राइवेट लैब्स कर रही हैं या गवर्नमेंट लैब्स कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम आती है कि जब या तो पेशेंट भी इतना कंप्लाइंट नहीं होता है। जब हम सैंपल लेते हैं तो ऑब्वियसली वो भी इतने कंप्लाइंट नहीं होते हैं कि हम ठीक से सैंपल ले पाएं। तो कभी कभी सैंपल नहीं लिया ठीक से या ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ ठीक से, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन आरटीपीसीआर अगर पॉजिटिव है यानी वो ठीक से हुआ है। ठीक है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी बने हुए हैं और डॉक्टर संजय राय से वो सवाल लेना चाहते हैं। प्रणय, आइए जी। डॉक्टर गौरी और डॉक्टर संजय दोनों से ही मेरा एक सवाल है कि आम लोगों के बीच से ये सवाल उठ के आ रहा है बार बार कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह में या फरवरी के दूसरे सप्ताह में लोगों के बिहेवियर में कोई बहुत विशेष परिवर्तन नहीं आया। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये केसेस का एक्सप्लोजन हमें देखने को मिल रहा है? इतनी तेजी से जो केसेस का बढ़ना है, इस ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? क्योंकि लोगों की लापरवाही का जहां तक सवाल है तो लोगों की लापरवाही को डेफिनेटली एक फैक्टर माना जा सकता है, लेकिन वो लगभग वैसी ही थी जैसी कि वो अक्टूबर नवंबर में या दिसंबर में थी या जनवरी के फर्स्ट वीक में थी। लेकिन अभी ये केसेस का एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर संजय राय, इसी में मैं जोड़ना चाहूंगी कि कुंभ मेला और जो चुनाव प्रचार, क्या वो जिम्मेदार है इस दूसरी बड़े विस्फोट के लिए? जी हाँ, नहीं देखिए, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। देखिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है और हमेशा रोल प्ले करता है। हमारे पास जो भी सबसे कारगर अगर उपाय है इस समय तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। दैट मीन्स कि मास्क पहनना और दूरी मेंटेन रखना, हाथ धोना। लेकिन अचानक ही हम नहीं मान सकते कि इसमें कमी आ गई। कई उदाहरण हैं उसके, एक दो नहीं। वह जो है उदाहरण जो है आप यूके में देख लीजिए। क्या जब जनवरी फरवरी में उनके 7-8 गुने थे तो वहाँ थे। क्या ब्राजील में वैसा था? हिंदुस्तान में क्या सडन ऐसा हो गया? बांग्लादेश में क्या हमारे इलेक्शन से बांग्लादेश में प्रभाव पड़ गया? पाकिस्तान में प्रभाव पड़ गया? हर जगह। बांग्लादेश में भी देखिए उनके जो पुराने वेव से 3 टाइम्स बड़ा वेव है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते दूसरों पे दोषारोपण करके कि नहीं लोगों ने नहीं माना। हमें जो है साइंटिफिक पहलू पे बात करनी चाहिए कि रियल इसका कारण क्या है। जो सबसे बड़ा कारण है यह जो है म्यूटेंट स्ट्रेन है जो हाईली इन्फेक्शियस है, जो यूके ने भी उस समय कहा था। जिस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था किसी भी देश की, चाहे वो डेवलप हो, डेवलपिंग कंट्री हो, एक लिमिटेशन से उनके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, हॉस्पिटल कितने भी बना दें, इस तरीके का इन्फेक्शन और किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था इस कंट्री में। देखिए बाद में हम कुछ भी कहते रहे कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन एक जब एग्जाम्पल दे दूं पुणे का, 60% लोग अगर इन्फेक्ट हो गए तो हमारा ये था कि 40% लोग सब्स्टिट्यूट पॉपुलेशन है। ठीक है, वह अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था उसका, कुछ जगह पे बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं था, कुछ जगह पे 80% भी इन्फेक्शन था पुणे का, बट ओवरऑल 60% था। तो उन 40%, लेकिन वो 40% जो एक जगह थे, हाई राइज बिल्डिंग थी या अलग सोसाइटी था। मैं अभी महाराष्ट्र घूम के भी आया, तो ये सब जो भी एविडेंसेस हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इतने कम सब्स्टिट्यूट पॉपुलेशन में भी सभी लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, इसलिए सडन नंबर बढ़ रहा है। तो इसमें जो है न्यू वेरिएंट जो है ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, हमेशा भीड़ भाड़ वाली एक्टिविटी जब भी हम करेंगे तो चांसेस बढ़ेंगे, वो एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, बट मेन कंट्रीब्यूटरी ये नहीं है। ये हम नहीं मान सकते। बिहार के इलेक्शन के बाद हल्के फुल्के बढ़े, इतने नहीं बढ़ गए थे अचानक, क्योंकि उस समय ये वायरस समझ गए। मतलब जो ये नया वेरिएंट है ये ज्यादा इन्फेक्शियस है और ज्यादा लोगों में फैल रहा है। डॉक्टर गौरी, क्या आप डॉक्टर संजय राय से सहमत हैं? और एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगी कि इस देश का जो नागरिक है उसको अपने अधिकार सारे पता है, सरकारों से शिकायत सारी करता है, लेकिन अपने कर्तव्य
में कहीं ना कहीं पीछे है, मास्क नहीं लगा रहा है, पब्लिक एकदम इजी गोइंग हो गई थी, मिलजुल रहे थे और शायद इसीलिए खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? आई थिंक दोनों रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर संजय ने बिल्कुल सही कहा कि इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है। अब जो वायरस के बाहर जो न्यू स्ट्रेन है उसमें एस प्रोटीन यानी स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस आते हैं। ये स्पाइक प्रोटीन जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं उनको बहुत जल्दी अटैच कर लेते हैं जो न्यू वेरिएंट है। इसलिए अब हम देख रहे हैं कि पूरी फैमिलीज पॉजिटिव है। शायद आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रणय, आप अपने को कंक्लूड कीजिए और उसके बाद मैं सभी मेहमानों को धन्यवाद बोलूंगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये सारे सवाल निश्चित रूप से सारे एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं शोभना, लेकिन ये सवाल भी है कि अगर जीनोम सीक्वेंसिंग हुई थी अक्टूबर के अंदर, ये नए वेरिएंट के बारे में पता चला था, इस बात की भी स्टडीज जो आज एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, इसमें जो चेंजेस हैं, तो फिर आखिर पब्लिक को क्यों आगाह नहीं किया गया? क्या कोई नया अलर्ट जारी किया गया था? क्या इस चीज को रीट्रेट किया गया? एक नया वेरिएंट आया है जो ज्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है, ताकि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर ज्यादा सेंसिटाइज किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चूक जो है उस व्यवस्था से भी हुई है, जो इस चीज के नीति नियंता हैं कि लोगों को भी उस तरीके से आगाह नहीं किया गया। लोगों का बिहेवियर तो रिलैक्स था ही, लेकिन इसने और नए वेरिएंट ने मिलकर एक ऐसा कॉन्कॉक्शन बना दिया जिसका नतीजा आज हमें अस्पतालों के अंदर देखने में नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रणय, मैं पूरी तरह से सहमत हूं आपसे। ये सत्ता की, सरकार की, प्रशासन की, सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों का जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है वो तस्वीरें आज भी मिल रही हैं। लोग मंदिर में नवरात्रि के मौके पर बिना मास्क के अगर मंदिर ने बंद कर दिया है तो दीवारें लांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सबकी, अपनी जिम्मेदारी सबको समझनी पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।